डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देहरादून में मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने पर दिया जोर। प्रदेश भर में पेपर लीक मामले पर कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया, छात्रों को न्याय दिलाने की मांग। गढ़वाली फिल्म डोली का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए चयन, सरकार ने कहा लोक कलाकारों का बढ़ेगा मनोबल, राज्य फिल्म उद्योग को मिलेगा बढ़ावा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की, जहां देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एकल महिला स्वरोजगार योजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने पर जोर दिया। जब आत्मसम्मान बढ़ जाता है तो लोगों का तो सम्मान खुद ही उनके मन में पैदा हो जाता है। और इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को उनकी रुचि और आवश्यकता के अनुसार स्वरोजगार या व्यवसाय समर्पित करने के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक की परियोजना स्वीकृत की जाती है, जिसमें 75% राशि हमारी सरकार सब्सिडी के रूप में प्रदान करती है। इस योजना में हमने केवल विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को ही नहीं बल्कि एसिड अटैक पीड़िताओं को, आपराधिक घटनाओं से प्रभावित बेटियों को तथा ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है। और हमारा स्पष्ट मानना है कि इन सभी महिलाओं को किसी की अनुभूति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये सभी अपने साहस से, संघर्ष से और आत्मसम्मान की आप सभी जीवंत मिसाल हैं। बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नारी तू नारायणी के मंत्र को आत्मसात करते हुए मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर पेपर लीक मामले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में दिनेशपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सुभाष चंद्र बोस चौक पर बड़ी संख्या में जुटे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग कराया जा रहा है। युवा कांग्रेसी नेता किशोर हालदार, पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेंद्र पाल सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार में बेरोजगार और छात्र अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि छात्रों और युवाओं पर दमनात्मक कार्रवाई बंद नहीं हुई तो कांग्रेस आंदोलन को और तेज करेगी। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और छात्रों को न्याय दिलाने की मांग की। क्या लगता पूरा हिटलर है? बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पीट दिया, बच्चियों को पीट दिया और इन बच्चों का, ये छात्र युवाओं का जो मांग है, ये कौन सा गलत मांग है बताओ ना? क्या संविधान के विरोध में? ये 10 साल 12 साल में 152 बार लीक हुआ है। 152 बार लीक हुआ है। यदि हम महीने की हिसाब करें तो हर महीने का एक बार आता है। देश में युवाओं के बीच में, छात्रों के बीच में आक्रोश है और एक संवैधानिक दायरे में रहकर जिस तरीके से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर पुलिस द्वारा बर्बरता करना इस बात का सबूत है कि ये तानाशाही है और ये तानाशाह देश में किसी भी सूरत में नहीं चलेगा। और अभी भी बच्चों का आक्रोश शांत नहीं हुआ है। जिस तरीके से एक के बाद एक जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है, पेपर लीक हो रहे हैं और लगभग 94 पेपर लीक हो चुके हैं। इसका जवाबदेही कौन लेगा? वहीं इसी कड़ी में कथित दुर्व्यवहार के विरोध में मंगलवार को NSUI रानीखेत के बैनर तले गांधी चौक में केंद्र सरकार एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए छात्रों के साथ एकजुटता व्यक्त की और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई।
प्रदर्शन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में छात्रों की आवाज को बलपूर्वक दबाने का प्रयास बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देश का युवा अपने भविष्य, शिक्षा व्यवस्था और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार संवाद स्थापित करने के बजाय दमनकारी रवैया अपना रही है। छात्रों के साथ हुआ कथित व्यवहार लोकतंत्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भावना के विपरीत है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि शिक्षा अधिकार है, एहसान नहीं। छात्रों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष लगातार जारी रहेगा। उन्होंने छात्रों के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा देने की मांग की। आंसू गैस फेंके और डंडे बरसाए। उसके आज विरोध में यूथ कांग्रेस के तत्वाधान में आज हम सभी यहाँ कांग्रेस जन एकत्रित हुए हैं, सभी युवा साथी एकत्रित हुए हैं और हम सभी चेताना चाहते हैं कि जब ये दमनकारी सरकार हमारे युवाओं के आवाज़ को दबाने का काम करेगी तो यह कांग्रेस सरकार, राहुल गांधी के सिपाही सब मिलकर इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे। और हम चेताना चाहते हैं यहाँ से, यदि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तो हम सब कांग्रेस जन भी मिलकर जंतर मंतर से संसद तक का घेराव करेंगे। अगली खबर, चंपावत में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस अब पूरी तरह एक्शन मोड में है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देश में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अवैध ब्लैक टिंट लगी गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पार्टी क्षेत्र में पुलिस और यातायात टीम ने 2 वाहनों से काली फिल्म हटाकर वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी। जनपद चंपावत में यातायात नियमों के प्रभावी पालन को सुनिश्चित करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना पार्टी पुलिस और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान 2 अलग अलग वाहनों में लगी अवैध फिल्म टिंट को मौके पर ही हटाया गया तथा वाहन चालकों को नियमों के प्रति जागरूक किया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि वाहनों में काली फिल्म लगाना मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन है और ऐसे मामलों में आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। चंपावत पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वाहन में ब्लैक टिंट न लगवाएं, 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने, 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट का प्रयोग करें, निर्धारित गति सीमा का पालन करें तथा सभी यातायात नियमों का पालन कर स्वयं और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। वहीं चंपावत को वर्ष 2041 तक आधुनिक, सुव्यवस्थित और विकसित शहर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में मास्टर प्लान 2041 के ड्राफ्ट पर जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों से सुझाव लिए गए। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने साफ कहा कि ये केवल प्रारूप है, अंतिम योजना नहीं। जनभागीदारी और जनहित के आधार पर ही महायोजना को अंतिम स्वरूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आदर्श चंपावत विकसित चंपावत परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से आयोजित बैठक में आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों के निर्धारण, कृषि भूमि, भविष्य के विकास कार्यों और शहरी विस्तार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। नागरिकों ने खुलकर अपनी शंकाएं और सुझाव रखे हैं, जिनका जिलाधिकारी ने विस्तार से जवाब दिया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि मास्टर प्लान जनता की भावनाओं और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जाएगा। महायोजना के तहत भविष्य में सड़कें, पार्क, उद्यानों, विद्यालयों, पार्किंग, सीवर व्यवस्था, पर्यटन स्थलों के विकास, पर्यावरण संरक्षण, नदियों की सुरक्षा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी। चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानर शशि मोहन श्रीवास्तव ने भी स्पष्ट किया कि प्राप्त सुझावों के आधार पर ड्राफ्ट में संशोधन कर अंतिम स्वरूप तैयार किया जाएगा। इसमें यही कहना चाहेंगे कि महायोजना जो होते हैं वो अलग स्तरीय है, प्राधिकरण के वो अलग है। महायोजना में ऐसे किया जाता है कि सपोज आप आज के समय में कोई जगह या क्षेत्र अगर कंजेस्टेड हुआ है या फिर सैचुरेशन पॉइंट में आ गया है, तो बाद में भविष्य में वहाँ पे जब आबादी बढ़ेगी उस जगह पे, तो वहाँ उस आबादी को कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में चलाई जा रही ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना अब गांव-गांव में बदलाव की नई तस्वीर पेश कर रही है।
चंपावत की एक महिला ने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि पूरे क्षेत्र की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार की रीप योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत माध्यम बन रही है। योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें उद्यमी बनाया जा रहा है, जिससे गाँवों में रोजगार के नए अवसर विकसित हो रहे हैं। जनपद चंपावत के टनकपुर निवासी पूजा ने रीप परियोजना की मदद से आटा चक्की और मसाला उद्योग की स्थापना की। करीब 2 लाख की लागत वाले इस उद्यम में 30,000 का अनुदान, 1.50 लाख का बैंक ऋण तथा 20,000 का स्वयं का अंशदान शामिल है। आज पूजा अपने उद्योग के माध्यम से स्थानीय लोगों को शुद्ध आटा और उच्च गुणवत्ता वाले पिसे मसाले उपलब्ध करा रही हैं। बेहतर गुणवत्ता के कारण उनके उत्पादों की बाजार में अच्छी मांग है और उन्हें हर महीने लगभग 20,000 की आय प्राप्त हो रही है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर देवभूमि उत्तराखंड के सिनेमाई इतिहास से एक बहुत गौरवशाली खबर सामने आ रही है। पहाड़ की लोक संस्कृति, समृद्धि, विरासत और संघर्ष को पर्दे पर जीवंत करने वाली फिल्म डोली का चयन 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर मिली इस ऐतिहासिक उपलब्धि से पूरे उत्तराखंड में खुशी की लहर है। उत्तराखंड की परंपरा में ढोल डमौ बजाने वाले डोली समाज का योगदान अतुलनीय रहा है। मांगलिक कार्यों से लेकर धार्मिक अनुष्ठानों तक इसकी थाप के बिना पहाड़ का कोई भी उत्सव अधूरा माना जाता है। फिल्म डोली न सिर्फ इस समाज के संघर्ष और स्वाभिमान की कहानी बयां करती है, बल्कि ये लुप्त होती लोक कला को सहेजने का एक बेहतरीन सिनेमाई प्रयास भी है। इस ऐतिहासिक अवसर पर उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी KS चौहान ने फिल्म ढोली की पूरी टीम और कलाकारों को बधाई देते हुए कहा कि गढ़वाली फिल्म ढोली का राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित होना पूरे उत्तराखंड प्रदेश के लिए बेहद गर्व की बात है। इस फिल्म के माध्यम से हमारी लोक संस्कृति और कला को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान और मान सम्मान मिलेगा। निश्चित रूप से इस सम्मान से राज्य के स्थानीय लोक कलाकारों का मनोबल बढ़ेगा और क्षेत्र सिनेमा को नई दिशा मिलेगी। ये सम्मान सिर्फ एक फिल्म का नहीं, बल्कि उत्तराखंड की मिट्टी, भाषा और कला का सम्मान है। निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत गौरव की बात है कि उत्तराखंड की क्षेत्रीय बोली भाषा की फिल्म और डोली को उत्तराखंड की जो गढ़वाली लैंग्वेज है उसके लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है फिल्म कैटेगरी में। तो ये पूरे उत्तराखंड राज्य के साथ साथ ही उत्तराखंड के कलाकारों के लिए, उत्तराखंड की बोली भाषा के लिए और उत्तराखंड की कला और संस्कृति के लिए गौरव की बात है। इस फिल्म को उत्तरकाशी के एक गांव में शूट की गई थी और साथ ही देहरादून में भी इस फिल्म को शूट किया गया और पूरी के पूरी फिल्म उत्तराखंड में शूट की गई है। और ये कहानी है जो उत्तराखंड में एक डोली जिसको बोलते हैं ढोल बजाने वाले, उनके कहानी पर आधारित, उनका जीवन कैसा है, किस तरह की। अमरनाथ यात्रा से लौटे श्रद्धालुओं का रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने अपने कार्यालय में फूल मालाएं पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान श्रद्धालुओं का उत्साहवर्धन करते हुए विधायक ने उनकी मंगलमय यात्रा पर प्रसन्नता व्यक्त की और बाबा बर्फानी का आशीर्वाद सभी पर बना रहने की कामना की। विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि अमरनाथ यात्रा आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि हर वर्ष रुद्रपुर से सैकड़ों श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना होते हैं और यात्रा पूरी कर सकुशल वापस लौटते हैं। यात्रा दल के सदस्यों ने अपने अनुभव साझा करते हुए यात्रा के सफल आयोजन और व्यवस्थाओं की सराहना की। बाबा बर्फानी के भक्त अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं। अमरनाथ सेवा मंडल बड़े श्रद्धा भाव से सभी भक्तों को यहाँ से लेके जाके उनकी बहुत सुंदर व्यवस्था करते हैं। आज जितने बाबा बर्फानी के भक्त बाबा अमरनाथ की यात्रा करके आए थे, उनके स्वागत अभिनंदन करने का एक कार्यक्रम यहाँ रखा गया। मैं उन सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बाबा बर्फानी की कृपा सब पर बनी रहे। और इसी प्रकार हर वर्ष अमरनाथ सेवा मंडल के द्वारा ये यात्रा जो यहाँ से लेके जाई जाती है वह बहुत सुरक्षित रहती है। सब बड़े आनंद के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन करने आते हैं। तो सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
वहीं विधायक शिव अरोड़ा ने प्रशासनिक अधिकारियों, मेडिकल कॉलेज प्रशासन और पेयजल निगम के अधिकारियों के साथ रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर निर्माण कार्य और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण अंतिम चरण में है और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC द्वारा बताई गई कमियों को 27 जुलाई से पहले पूरा कर पुनः स्वीकृति के लिए आवेदन किया जाएगा। विधायक ने बताया कि NMC ने फैकल्टी, संसाधनों और कुछ अधूरे निर्माण कार्यों के कारण फिलहाल अनुमति रोकी हुई है। ये रुद्रपुर का रामस्वेर मेडिकल कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस मेडिकल कॉलेज को आरंभ करने के लिए दिशा निर्देश दिए। मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते निरंतर मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल जी, हमारे स्वास्थ्य सचिव विनय शंकर पांडे जी और यहाँ का जिला प्रशासन, जिलाधिकारी नीतीश भदौरिया जी, CDO देवेश जी और मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य उषा रावत जी, ये पूरी टीम माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप इस मेडिकल कॉलेज को 2026 में ही शुरू कराने के लिए संकल्पबद्ध है। 25 जून को NMC की एक इंस्पेक्शन हुआ था जिसमें 3 सदस्यीय कमेटी आई थी और उसने इंस्पेक्शन करने के बाद अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस लायक पाया कि 2026 में आरंभ किया जा सकता है। अगली खबर का रुख करेंगे जहां पर रुड़की कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर रुड़की नगर निगम के पार्षदों पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि 4-5 पार्षद को छोड़कर स्मार्ट मीटर का बाकी पार्षदों द्वारा विरोध नहीं किया गया। यूजर चार्ज को लेकर भी बयानबाजी करते हुए उन्होंने कहा कि जनता पर भार मढ़ा जा रहा है, तो वहीं पार्षदों पर एजेंसी के कार्य में कमीशन लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदू पार्षद गंगाजल और मुस्लिम पार्षद कुरान हाथ में लेकर कहीं कि वो कमीशन नहीं लेते हैं। वो जनता को लूटने से बचे हैं। स्मार्ट मीटर जनता को लूटने वाला, उसका विरोध करा। यूजर चार्ज इस रुड़की की जनता के साथ अन्याय है, अपनी जनता के साथ खड़े हो। आखिर बिना पार्षदों के बोर्ड में प्रस्ताव कैसा पास हुआ? अगर ये प्रस्ताव शामिल कराने वाले लोग हैं तो ये गलत है। अगर इन्होंने प्रस्ताव का विरोध किया तो हम इनका स्वागत करेंगे, और अगर कोई चोरी भी करेगा, सीना चोरी भी, तो हमारे पास उसका जो है सामाजिक हथियार है। हम इनके घर जाएंगे, हम इनके हाथ में गंगा जल देंगे और इनसे पूछेंगे कि एक पार्षद जिसने जो आरोप लगाया था कि मुझे 11,000 का वो दिया गया लिफाफा, वो सही था या गलत? बनबसा क्षेत्र के देवीपुरा गांव में बीती रात एक जंगली हाथी के आबादी क्षेत्र में प्रवेश करने से 3 मकानों को नुकसान पहुंचा, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन तत्काल सक्रिय हुआ और जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त भवनों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रशासन ने प्रभावित परिवारों से बातचीत कर नुकसान का विस्तृत आकलन किया। अधिकारियों के अनुसार 3 मकान प्रभावित हुए हैं, जिनमें एक भवन को सबसे अधिक क्षति पहुंची है। प्रशासन ने क्षति का आकलन कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से हाथी को आबादी क्षेत्र से दूर रखने तथा स्थायी सुरक्षा उपाय लागू करने की मांग की। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि जन सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और वन विभाग के सहयोगी से सभी आवश्यक कदम शीघ्र उठाए जाएंगे। तो फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।